प्रणाम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड करंट एजुकेशन में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम दरअसल बात करने वाले एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, जिसका नाम है बॉर्डर पर सैनिक बढ़ाएगा नेपाल। दरअसल भारत और नेपाल की जो सीमा पर इस समय थोड़ा बहुत विवाद उत्पन्न हुआ है, उस विवाद को हम ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इन सभी एंगल्स को समाहित करते हुए समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर काफ़ी काम आने वाला है, लेकिन मैं मानता हूँ इस समय इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नदी, कुछ भौगोलिक क्षेत्र और एक दर्रा, लिपुलेख दर्रा और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कुछ एक संस्था है, ये सभी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस टॉपिक के अंदर। तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फैक्ट निकल के सामने आ सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखना और समझना। तो चलो हम बिना समय गंवाए बात शुरू करते हैं। दरअसल क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेपाल जो है भारत का पड़ोसी राष्ट्र है और इससे जो हमारे लगते हुए जो ज़िले हैं वो अगर हम ध्यान से देख पाएंगे तो उत्तराखंड है हमारा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और इधर सिक्किम का इलाका है। ये काफ़ी ज़िले जो हैं इससे लगते हुए हमें दिखते हैं यहाँ पर। और इधर अगर हम बात करें तो ये सिक्किम है। अब जो विवाद खड़ा हुआ है सीमा को लेकर के, उसको उसकी पृष्ठभूमि को पहले अगर हम शुरुआत करें तो समझते हुए ज़्यादा बेहतर होगा। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही भारत ने 370 में परिवर्तन किया है, अनुच्छेद 370 में। उसके तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसका विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसको न केवल अब राज्य का भी दर्जा समाप्त कर दिया गया बल्कि उसको 2 भागों में बांट दिया गया है और वो 2 भाग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नए बनाए गए हैं। अभी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए हम जानते हैं, पहले भाग को जम्मू और कश्मीर के रूप में और दूसरे को लद्दाख के रूप में उन्होंने बांटा है। अब दरअसल इससे सीधी सी बात है, आपत्ति होनी है हमारे एक बहुत ही शत्रु राष्ट्र जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है इस वक्त, वो है पाकिस्तान। उसको इस मैप से, नए मैप से कुछ न कुछ परेशानियाँ खड़ी हुई, कुछ न कुछ दिक्कत थी, तो उसने अपना विरोध भी वहाँ पर दर्ज करवाया है। खैर कोई बात नहीं, उसको आपत्ति होना स्वाभाविक ही है, लेकिन कुछ भी हो जाए ये भारत का ही एक अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर राज्य, और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल को इस मैप पर क्या आपत्ति हो सकती है, उसकी पृष्ठभूमि को हम यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो फिलहाल हम जान लेते हैं कि इस समय हमारे पास 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित कुल मिलाकर के जो है वो प्रदेश है। अब नेपाल के साथ जो विवाद का क्षेत्र है, मूल बिंदु जो है इस वक्त वो है कालापानी नामक क्षेत्र। कालापानी नामक क्षेत्र कहाँ है, क्या है, इसको हम कालापानी क्यों कहते हैं वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल कालापानी क्षेत्र जो भारत और नेपाल की सीमा के पास में स्थित लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है और भारत का दावा है कि कालापानी क्षेत्र जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है। दोस्तों, मैंने अभी बताया आपसे कि नेपाल जो है इधर उत्तराखंड में है, सबसे पहले उत्तराखंड से इसका सीमावर्ती राज्य है और उसका सीमावर्ती जिला जो है वो पिथौरागढ़ है। तो ये कालापानी क्षेत्र जो है वो पिथौरागढ़ का भाग बताया जाता है, भारत का दावा है, हमारा ऐसा दावा है। वहीं नेपाल ने ये दावा किया है कि यह उसका पश्चिमी क्षेत्र है जो उसके दार्चुला जिले का भाग है। पश्चिमी जो नेपाल है उसका दार्चुला जो जिला है उसका ये एक भाग है। दरअसल इस क्षेत्र में शारदा नदी जो है, जिसको हम काली नदी या महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर ये प्रवाहित होती है, शारदा नदी या काली या महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। ये भारत चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित एक क्षेत्र है। अब देखें अगर हम ध्यान से तो इस क्षेत्र में भारत, चीन और नेपाल तीनों की ही सीमाएं आकर एक दूसरे से जो है वो जुड़ जाती है। और अब ज़रा हमने बात की, देखो यहाँ पर कालापानी क्षेत्र 1, फिर शारदा नदी की यहाँ पर 2 बात आ रही है, फिर भारत, चीन, नेपाल तीनों की ही सीमा एक साथ लग रही है। तो अगर हम, मेरा मानना है कि इसको भौगोलिक नज़रिए से पहले अगर इसको फैक्चुअलाइज किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो नक्शे पर अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये नेपाल है, ये नेपाल है और नेपाल से यहाँ पर ये हमारा राज्य उत्तराखंड है और फिर ये हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर ये बिहार है और इधर सिक्किम है ये छोटा सा, और इधर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का इलाका अगर आप यहाँ पर इस जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इलाका, ये जो पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा बहुत इलाका जो ये है यहाँ पर लगता है। तो दरअसल हमें ये समझना है कि ये जो क्षेत्र है, ये इतने राज्य जो भारत के हैं इस समय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का थोड़ा बहुत इलाका और इधर हमारा जो राज्य है सिक्किम, इन सब की सीमाएं जो है नेपाल राज्य के साथ लगती है। दरअसल अब हमें देखना है कि ये
क्षेत्र जो है, विवाद का क्षेत्र कौन सा, उस क्षेत्र को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा बागेश्वर जिला और ये है धारचूला जिला। यहाँ पर ये क्षेत्र स्थित है पिथौरागढ़, और ये पिथौरागढ़ का इलाका है हमारा ये, और यहाँ इन्हीं के बीच में ये क्षेत्र जो पड़ता है, ये क्षेत्र का काला पानी क्षेत्र है और विवाद का जो है वो मूल जड़ है। अब हमें देखना है कि आखिर यहाँ पर हमने एक नदी की बात की थी, काली नदी, या जिसको हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं तो दोस्तों देखिए ध्यान से ज़रा, ये उत्तराखंड है हमारा और ये है नेपाल, ये इलाका। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये काली नदी जो है ये बहती आ रही है। ब्लैक कलर की जो लाइंस है, टेढ़ी कर्व है, इनको अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो ये है काली नदी, और ये लगभग बॉर्डर बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, जिसको हम यहाँ पर शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हो गया इस बॉर्डर के बारे में बात, लेकिन हम फिलहाल यहाँ बात करते हैं काली नदी के बारे में। देखो काली नदी जो है दोस्तों वो कुमायूं हिमालय, जिसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, तो हमें यहाँ पर इसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स भी देखने ज़रूरी हो जाते हैं। कुमायूं हिमालय जो है, कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलता है। एक हिमनद है, ग्लेशियर है मिलाम हिमनद, तो मिलाम हिमनद से ये निकलती है। 602 किलोमीटर ये लंबी है नदी है, और आगे जाकर के ये घाघरा नदी से जाकर के मिल जाती है। ये कौन सी नदी से मिल जाती है? घाघरा नदी से। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। ये डायरेक्ट कोई सीधी किसी अरब सागर में जाकर नहीं मिलती, बल्कि घाघरा नदी में जाकर के इसका संगम होता है, और 602 किलोमीटर लंबी है, और इसका जो ओरिजिन है वो कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से जाकर के जो है वो ये निकलता है, इसका ओरिजिन होता है। अब ज़रा हम इसको आगे बढ़ कर के देखें तो हमने सीमावर्ती जो राज्य है भारत को, उसके बारे में बात कर ली, हमने इस काली नदी के बारे में भी बात कर ली। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें और क्या एक फैक्ट जुड़ा हुआ है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दरअसल एक दर्रा है जिसका नाम है लिपू लेक। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त 3 दर्रे हैं प्राकृतिक रूप से। एक है लिपू लेक, दूसरा है माना, और तीसरा है नीति। लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों ही दर्रे हैं, लेकिन इस वक्त जो लाइमलाइट में आया है वो है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा क्यों लाइमलाइट में आया है? इसके पीछे कारण है कि भारत ने भी हाल ही यहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया है, और वो सड़क जो है BRO ने बनाई है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये तकरीबन 80 किलोमीटर एक लंबी सड़क है। इसका निर्माण क्यों किया गया है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दरअसल कैलाश मानसरोवर की जो यात्राएं होती है, कैलाश मानसरोवर की यात्राएं, उस यात्रा के लिए हमारे पास दरअसल भारत से 3 रास्ते हैं। तो उसमें से जो सबसे छोटा रास्ता है वो जाता है उत्तराखंड से, यहाँ से पिथौरागढ़ और ये जो धारचूला वाला जो काला पानी नामक जो क्षेत्र है, इससे 80 किलोमीटर लंबी सड़क यहाँ पर अभी हाल ही में BRO के द्वारा निर्मित की गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों में, तो चलो हम एक छोटी सी संस्था के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इस विवाद के बारे में आगे बढ़ेंगे। क्या विवाद है? BRO का आप यहाँ पर लोगो देख पा रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमावर्ती सड़क संगठन। दरअसल ये सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर सड़कों का निर्माण करने का कार्य करती है। ये इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है 7 मई 1960 को की गई। अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस गया है 7 मई को। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जिसके अंडर में काम करती है, ये BRO है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, यानी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और फिलहाल जो इसके डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अब ये इसका जो रीजन सर्व्ड है, कौन कौन से इलाकों को ये सेवाएं देती है, तो इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, इनमें सभी में लगभग ये सीमावर्ती सड़कों का निर्माण वगैरह करती रहती है। अब हम अगर इसके बारे में बात करें तो हमने BRO के बारे में देख लिया, एक जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है उसको भी हमने देख लिया है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फैक्ट्स इसके भी देखें, फैक्ट्स एंड फिगर जो पूछे जा सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि सिर्फ 80 किलोमीटर लंबी सड़क जो इंडिया ने यहाँ पर बनाई है, उसको लेकर के विवाद हुआ था। दरअसल ये एक सड़क जो है काला पानी क्षेत्र में ही आसपास बनाई गई है, और नेपाल का अब ये कहना है कि आपने जो ये सड़क निर्माण किया है और जो इस वक्त आप कर रहे हैं इस क्षेत्र पर, ये दरअसल क्षेत्र हमारा है। अब मूल विवाद के पीछे क्या कारण है, उस मूल विवाद के कारण को हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दरअसल सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो काली नदी है, हमने अभी काली नदी के बारे में बात करी। काली नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर नदी है। इसका जो प्रवाह जो एरिया है, प्रवाह का जो पैटर्न है,
इसका जो फ्लो पैटर्न है वो काफ़ी इरेगुलर है। दरअसल ये रास्ता बदलती रहती है। इरेगुलर कहने का मतलब ये है कि ये अपना रास्ता जो है, कर्व जो है अपना, वो हमेशा सदैव बदलती ही रहती है। तो जो ये कर्व बदला जाता है इसके द्वारा, ये जो कर्व बदला जाता है, इसी कर्व बदलने के पीछे जो है इस समय जो ये समस्याएं खड़ी हुई है सीमा विवाद को लेकर के भारत के साथ नेपाल की। तो हम समझते हैं क्या है ये। दरअसल ये दावा कर रहा है कि ये क्षेत्र हमारा है, लेकिन ये क्षेत्र भारत का ही है। इसके पीछे कारण क्या है? युद्ध। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक ट्राई जंक्शन पर हम पहले बात कर चुके हैं। नेपाल और चीन भारत के ट्राई जंक्शन पर इलाका स्थित है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय अगर हम देखें तो भारत ने अपना जो बेस एरिया जो बनाया था, बेसमेंट बनाया था, और यहीं से चीन का आक्रमण का सामना किया था। युद्ध के बाद भारत ने अपना यहाँ पर स्थायी पोस्ट भी बनाया था इस कालापानी क्षेत्र में, लेकिन उस समय विरोध नेपाल के द्वारा नहीं किया गया था। अगर हम ध्यान से देखें तो उस समय नेपाल ने इसका विरोध नहीं किया। अगर इसका इलाका ये क्षेत्र होता तो काफ़ी विरोध कर लेता, लेकिन नहीं किया। हालांकि 1962 से ही इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास ITBP, अगर हम बात करें यहाँ पर एक और पुलिस फोर्स के बारे में बात हो रही है ITBP, तो वो भी उसके पास 1962 से ही ये इलाका लगभग इसके देख रेख में, उसके संरक्षण में है। अब नेपाल भारत सरकार पर क्या आरोप लगा था, हम जरा उसको देखने की कोशिश करें। कि नेपाल का दावा है कि भारत ने सन 1816 की सुगौली संधि का उल्लंघन किया है। अब ये क्या है सुगौली संधि? तो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी हमारे सामने फैक्ट एंड फिगर निकल के सामने थे। दरअसल ये संधि जो है उस समय नेपाली सरकार और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1816 ईस्वी में। उनका कहना ये है कि इस नदी के, अगर आप देखें अब यहाँ पर काली नदी को, ये है काली नदी, मैप पर ध्यान से देख पाएँ तो, और ये है इंडिया और ये है नेपाल। ये काफ़ी कर्व, इसका जो टेढ़ा मेढ़ा, ये नदी हमेशा अपना रास्ता जो है वो बदलती रहती है। रास्ता बदलने के कारण इसमें काफ़ी दिक्कतें होती है क्षेत्र का सीमांकन करने में। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है समस्या यहाँ पर इसके कर्व को लेकर के, इसके रास्ता बदलने को लेकर के हैं। इसमें कहा गया था 1816 की जो संधि है सुगौली संधि, इसमें कहा गया था कि इस काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र है जो है वो भारत के पास रहेगा, यानी कि नेपाल इस पर कभी भी अपना हक नहीं जताएगा। और इसके जो ईस्ट का क्षेत्र है, इसके जो पूर्व का क्षेत्र है इस काली नदी के, ये वाला इलाका, इस तरफ का इलाका, ये हमेशा नेपाल के कब्जे में रहेगा, नेपाल का इलाका कहलाएगा। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है कि ये जो नदी है, अब धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से अपना रास्ता बदल रही है। अब जब रास्ता बदल रही है तो सीमांकन करने में सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही है। अब तक ये इलाका जो है, ये नदी पहले यहाँ से यूँ होकर के आ रही थी। अब इतना इलाका जो है ये कालापानी का इलाका जो इसके ऊपर अगर आप देख पा रही है, सारा इलाका कालापानी का, तो यहाँ पर पहले जो है भारत का ही कब्जा रहा है। अब समस्याएं खड़ी हो गई है, वो अपनी ही बात कर रहे हैं। वर्तमान क्षेत्र को 1929 में भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि नेपाल इसकी ऑलरेडी पुष्टि कर चुका है कि हाँ ये कालापानी क्षेत्र जो है वो भारत का ही है। और ये पुष्टि उसने कब की है, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये उसने 1929 में करी है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, हालांकि ITBP के पास 1965 से ही है, 1962 की जो इंडिया ने जो वॉर लड़ी है चीन के साथ, उस समय भी ये यहाँ पर भारत का बेस था, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी फ़िलहाल 1929 में खुद इसने पुष्टि करी है नेपाल ने कि भारत का इलाका है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये नदी अपना क्षेत्र जो बदल रही है, प्रवाह बदल रही है अपना, तो उसके हिसाब से कालापानी क्षेत्र जो है अब उस पर नेपाल अपना दावा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दरअसल इसके पीछे क्या है, कुछ राजनीतिक आयाम है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उन सबको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम देखें तो वर्तमान एक दशक के दौरान समय समय पर मुद्दा उठाया गया है। 2017 में भी डोकलाम विवाद के समय चीन ने इस मुद्दे को उठाया था। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फैक्टर काम जो आ रहा है वो है चीन ने इस मुद्दे को जानबूझ कर उठाया है कि और भारत के खिलाफ धीरे धीरे ये जो है एक बफर स्टेट के तौर पर इसको जो यूज़ होना चाहिए वो चीन जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है नेपाल का, भारत को प्रेशराइज करने के लिए, भारत को उलझाए रखने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर नेपाल जो है हम कह सकते हैं कि चीन के उकसावे पर इस क्षेत्र पर अपना विवाद, सीमा विवाद खड़ा कर रहा है। तो विवाद की प्रकृति भी प्राकृतिक है, हमने देखा इसके पीछे मुख्य कारण है दरअसल ये पहाड़ी नदी बराबर अपना रास्ता बदलती रहती है। ऐसे में बॉर्डर थोड़ी बहुत बदलाव आते रहते हैं और वो भी सीमांकन करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अब अगर हम देखें कि इसको क्या ये एक पॉलिटिकल एंगल इसमें कुछ हो सकता है, इंटरनेशनल फैक्टर कोई काम हो सकता है, तो हमने देखा हाँ बिल्कुल चीन की जो सत्ता है इस समय, चीन के साथ भारत के भी कई सीमा विवाद हैं।
कई बिंदुओं को लेकर के, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश का वो जो इलाका है तवांग वाला, वहाँ पर भी ये अपना हक जताता रहता है। दरअसल अगर हम देखें तो काला पानी विवाद नेपाल में राजनीतिक मुद्दा भी है। वहाँ की जो अपोजिशन जो पार्टी है वो भारत विरोधी जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो इसे बहुत ही ज़्यादा मजबूती से उठाती रहती हैं वहाँ की सत्ता प्राप्ति के लिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर सड़क मार्ग के संबंध में भारत से नेपाल से किसी भी गतिविधि को न करने को कहा गया। हमने देखा 80 किलोमीटर लंबी जो सड़क बनी थी BRO ने, हमने देखा BRO को भी, तो उस BRO को लेकर के जो सड़क का निर्माण किया गया है उसको लेकर के भी इसने काफ़ी ज़्यादा आपत्तियाँ उठाई हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी संप्रभुता को कम करने का आरोप इस पर लगाया जा रहा है। 80 किलोमीटर लंबी सड़क को लेकर के यहाँ पर जो इलाका है इसी को लेकर के। अब देखिए ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या है। चूँकि नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, तो पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते, पड़ोसी देश होने के नाते हमें वहाँ की राजनीति में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए कि कौन सी पार्टियाँ हैं, क्या है, कौन भारत के मतलब साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है, कौन भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रखना चाहते हैं। तो उन सब की पृष्ठभूमि में यहाँ की जो राजनीतिक दल है उनको भी देखना ज़रूरी रहता है। पहला इस वक्त अगर हम देखें तो वहाँ पर रूलिंग पार्टी है नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ पर इस वक्त रूलिंग पार्टी है। खड़गे प्रसाद ओली और पुष्प कमल दहल जो है इनके प्रमुख हैं। फिर जो वहाँ पर दो पार्टी जो और है प्रमुख वो है नेपाली कांग्रेस और तीसरी है जनता समाजवादी पार्टी। यहाँ पर आप देख लीजिए इनके जो सिम्बल्स हैं, ट्री है और अम्ब्रेला है, ये भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो इस सारे विवाद को अगर हम देखने की अपने स्तर पर एक बार फिर से कोशिश करें तो हमने देखा कि अब नेपाल का जो रवैया है वो क्या अब तक ऑफिशियली स्तर पर आ चुका है। तो हाँ, लगभग अगर हम कहें तो द हिंदू जो हमारा बहुत ही एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है उसको नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नेपाल अब ऐसे किसी निर्माण कार्य को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो अपने पश्चिमी हिस्से में अधिक सैनिकों की तैनाती करेगा। अगर आप बात करें तो ये शब्द जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से समझने के लिए काफ़ी हैं कि सैनिकों की तैनाती करना, यानी कि अब जो है वो आपकी शर्तों के हिसाब से, आपकी बातों के हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं है जिससे किसी भी अतिक्रमण को रोका जा सके। यानी कि स्पष्ट रूप से अब वो भारत की जो ये नीति है इस पर वो सहमत नहीं है। नेपाल सरकार ने कहा कि इस समय बॉर्डर पर हमारी लगभग 120 पोस्ट है जिससे वो बढ़ाएगा और उन सभी क्षेत्रों में पोस्ट का निर्माण करेगा जिससे वो अपना मानता है। अब देख लिए यहाँ पर एक किस्म से अगर हम देखें तो ये कॉन्फ्रंटेशन एक किस्म का यहाँ पर खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। यदि ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच जो अब तक बहुत ही संबंध मधुर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। देखिए संबंध जो होते हैं वो अपने हितों के आधार पर तय होते हैं कि भैया आपके संबंध कैसे हैं, न्यूट्रल है, आपके संबंध तनावपूर्ण है, या आपके संबंध जो है मित्रवत है, दोस्ताना है। इन सभी को अगर हम देखें तो ये अब जो परिवर्तन आ रहा है, संबंध जो बहुत अच्छे थे वो अब धीरे धीरे तनावपूर्ण होने की स्थिति में जा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भौगोलिक विवाद है। अधिकांश समीक्षक अगर हम इसमें देखें तो चीन की भूमिका को इंडिकेट करते हैं। दरअसल है भी चीन का ही हाथ इसमें। चीन दरअसल भारत को घेरने के लिए नेपाल का प्रयोग कर रहा है। हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि नेपाल का प्रयोग क्यों कर रहा है चीन भारत को घेरने के लिए। डोकलाम विवाद के समय में भी उसने जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया था। तो ये सारा है इसके पीछे घटनाक्रम, हमने इसके फैक्ट्स देखे हैं और फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो निकल के सामने आती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें इनको देखना और इनको समझना। तो हमने बात की सुगौली संधि 1816 की, हमने बात की काली नदी की, हमने बात की BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, हमने बात की लिपुलेख दर्रे की और हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में जो उठापटक होते रहते हैं उनकी। दरअसल ये सारा मुद्दा है प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर समझने लायक। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच।